ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। लास्ट क्लास तक हमने बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का क्या मतलब है, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का मतलब है अप्लाई द डीसी वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के अक्रॉस डीसी वोल्टेज को अप्लाई करना ताकि करंट का कंडक्शन करा सके। ठीक है, जब पीएन जंक्शन बना था उसमें भी करंट फ्लो हुई थी, जिस करंट को हम लोगों ने क्या बोला था, डिफ्यूजन करंट बोला था। बट वो जो डिफ्यूजन करंट थी वो बहुत लेस अमाउंट की करंट होती है। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया, हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम एक डीसी वोल्टेज या कह सकते हो बैटरी को अप्लाई करेंगे पीएन जंक्शन के अक्रॉस, कनेक्टिंग अ पीएन जंक्शन टू अ एक्सटेंडेड या एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज कॉल्ड बाइसिंग। तो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज बाइसिंग, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। एंड द बाइसिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हम लोग दो तरीके से बाइसिंग को करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है फॉरवर्ड बाइस एंड सेकेंड टाइप होता है रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। रिवीजन के लिए मैं बोल दे रही हूँ, फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब होता है जो एक्सटर्नल डीसी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो जंक्शन के अक्रॉस, ठीक है, उसमें उसका जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, मतलब कैसे हम करते हैं उसको, उसमें क्या करते हैं हम, जो पोटेंशियल वोल्टेज या बैटरी जो लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को यानी पॉजिटिव साइड के सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करते हैं। इस तरीके से अगर कनेक्शन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बाकी कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है और वो आपको देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम उसी में थोड़ा सा आगे, मतलब जो हमने इसकी वर्किंग बताई थी कि जब हम लोग फॉरवर्ड बाइस पे कनेक्ट करते हैं, ये फॉरवर्ड बाइस का कनेक्शन है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं तो देखिए पॉजिटिव पी साइड का जो सेमीकंडक्टर होता है वो, उसमें होल जो है एज अ मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और एन साइड के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और जब हम पॉजिटिव बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो होल्स जो है वो क्या होता है कि होल जो है वो रिपेल करते हैं पॉजिटिव बैटरी, क्योंकि होल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव बैटरी की सप्लाई भी उसी से कनेक्टेड है, तो होल रिपेल करते हैं और वो मूव करने लगते हैं एन साइड की तरफ। ठीक है, होल एन साइड की तरफ मूव करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, मैं फिर रिवीजन के लिए एक बार दोबारा से आपको बता रही हूँ। एन साइड की तरफ मूव करेंगे, सेम सिमिलर प्रोसेस आपका एन साइड पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी एन साइड पे जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो आपके क्या है, एन साइड पे जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेगेटिव सप्लाई और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव बैटरी से एन साइड को कनेक्ट किया है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो कहाँ मूव करेंगे, पी साइड की तरफ मूव करेंगे। तो होगा क्या, जो हमारा जंक्शन क्रिएट हुआ था जिसको हमने डिप्लेशन लेयर बोला था, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये रिड्यूस होगा तो आपका जो करंट का कंडक्शन है वो बढ़ जाएगा और इस तरह से जो करंट फ्लो होगी उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट करंट। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब जब ड्रिफ्ट ये करंट का कंडक्शन शुरू हो गया, हमारा पर्पस भी यही था। तो जब करंट, जब आपका डिप्लेशन लेयर रिड्यूस होगी तो जो उसके अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो ये आपका जंक्शन है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो द जंक्शन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रिड्यूसेस। जो क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता होता तो पहले ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करते होते, इसमें हमें एक्सटर्नल बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो इसका नाम दे दिया, जंक्शन का नाम दे दिया फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो जब आपका जंक्शन रिड्यूस होगा तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होगा, तो लार्ज करंट जो है जिसको हमने बोला फॉरवर्ड करंट या जिसको हमने बोला ड्रिफ्ट करंट, ये भी फ्लो होना शुरू होगी किसके थ्रू, पीएन जंक्शन के थ्रू। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो डिफ्यूजन करंट जो आपका जो है जब जंक्शन क्रिएट हुआ था उस समय जो करंट फ्लो हुई थी दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, उसका जो ऑर्डर होता है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट, जो एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से जो करंट फ्लो हो रही है जिसमें
पीएन जंक्शन जो जंक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, वेरिएबल पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, उस कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर होता है ये होता है मिली एम्पियर्स, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है कि रेजिस्टेंस तो ये शो करता ही करता है, साथ में कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, कैपेसिटेंस भी बिहेव करता है, मतलब द कैपेसिटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन। ये जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन है आपका, ये दिस इज अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन, इस ये जो है कैसे बिहेव करने लगता है, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है, कैपेसिटेंस शो करता है। कैसे कि जो ये बाउंड्री है, पी की साइड पे जो बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री है लेकिन ये बाउंड्री है जिसके बाद जिसको पार करके होल्स नहीं मूव कर पा रहे, और जो एन साइड पे बाउंड्री है, ठीक है। या ये कह सकते हो आप कि जो पी साइड है और जो एन साइड है वो एज अ प्लेट बिहेव कर रहे हैं, और जो ये आपके बीच में चार्ज कैरियर कह रहे हैं, या ये जो आपके बीच में जो आयंस है ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एज अ इंसुलेटर बिहेव कर रहे हैं। तो मतलब ये जो आपका वेरिएबल पोटेंशियल है वो कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है, और इसका कैपेसिटेंस होता है, इसको हम लोग फॉरवर्ड जंक्शन में फॉरवर्ड कैपेसिटेंस बोलते हैं, या इसका दूसरा जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो द कैपेसिटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी क्रिएट होता है, यानी कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज मच लार्ज देन द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। देखिए दो तरीके के कैपेसिटेंस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। इस जंक्शन में दो तरीके के कैपेसिटेंस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, एक होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, जब पीएन जंक्शन यानी डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, उस समय जो हमारा डायोड है, ये जंक्शन है, वो एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है, कैपेसिटेंस क्रिएट होता है, उस कैपेसिटेंस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। इसके जस्ट रिवर्स में कि जब हम डायोड को या पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो उस समय भी ये एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है, यानी कैपेसिटेंस जनरेट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो कंपैरिजन में बताया कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है इसकी वैल्यू ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका विड्थ है डिप्लेशन लेयर का, वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस यानी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बहुत कम होता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, इसको हम लोग पहले तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ये लाई करती है माइक्रोफैरड में, 0.02 माइक्रोफैरड। जब आपका सिलिकॉन का पीएन जंक्शन है तो आपका ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है 0.02 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड की रेंज में होता है, ठीक है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज सीडी से हम लोग डिनोट करते हैं, नोटेशन सीडी होता है, तो सीडी इज इक्वल टू चेंज इन CD is equal to change in charge with respect to change in voltage। मतलब हम वोल्टेज जितना चेंज करेंगे तो चार्ज में क्या डिफरेंस आएगा, दैट इज शोन बाय डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। देखिए आप लोगों ने कैपेसिटर इंटर हाई स्कूल में कैपेसिटर की वैल्यू पढ़, वो कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, Q by V से निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे जो सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे उसी चीज को हम लोग करते हैं, चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वोल्टेज। जो वोल्टेज चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना चार्ज चेंज हो रहा है, यानी CD इज इक्वल टू DQ बाई DV। आगे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, टाउ IF अपॉन ईटा VT। देखिए V DV जो है चेंज इन वोल्टेज है, इसको फाइंड करने का तरीका होता है ईटा VT। VT इज अ टेम्परेचर वोल्टेज यानी थर्मल वोल्टेज कहते हैं। इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पे फिक्स होती है। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है KT बाई Q। कैसे आएगा ये मैं भी आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए आगे नोटेशन में लिखा हुआ है, टाउ इज द मीन लाइफ टाइम ऑफ द कैरियर। मीन लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, टाउ इज अ मीन लाइफ टाइम ऑफ अ कैरियर। इसका मतलब होता है मीन लाइफ टाइम मतलब जो कैरियर का एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम का मतलब कैरियर जनरेट हुआ और जनरेट होने के बाद कैरियर कोलैप्स हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। भाई जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ता है तो वहां पे क्या होता है, EHP होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल से कंबाइन होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आता है और होल से कंबाइन होता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन।
ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन हुआ, इसके बीच का मीन लाइफ टाइम जो होता है उसको हम लोग शो करते हैं टाउ से। यही मैंने लिखा हुआ है, मीन लाइफ टाइम ऑफ द कैरियर। फॉर्मूला बहुत यूटिलाइजेशन है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें बहुत बनता है। इसके बाद आईएफ की बात करें तो फॉरवर्ड करंट, जो हमने बैटरी लगाई, फॉरवर्ड कंडीशन में पीएन जंक्शन को कनेक्ट किया, उसके थ्रू जो करंट फ्लो हुई इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट और नोट करते हैं आईएफ से। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड करंट। ईटा का मतलब होता है ये कांस्टेंट होता है। अगर आपका जो डायोड है वो जर्मेनियम का बना हुआ है तो ईटा की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और अगर आपका डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है, सिलिकॉन का बना हुआ है, तो आपकी ईटा की वैल्यू 2 होगी। ये फिक्स है, ये कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद आता है वीएफ। वीएफ इज अ फॉरवर्ड वोल्टेज, आगे यूज किया गया है। आप ईटा वीटी को वीएफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद VT मैंने आपको बताया, वोल्ट इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर या थर्मल वोल्टेज के नाम से इसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका होता है VT इज इक्वल टू K T by Q। K is a Boltzmann constant, T is a temperature and Q is a charge of the carrier। ठीक है, अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो KT by Q की वैल्यू आती है 0.0025 एम्पियर। तो इसको हम लोग नॉर्मल, अगर हम इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 26 मिली वोल्ट, सॉरी वोल्टेज है तो वोल्ट होगा। ठीक है, तो VT की वैल्यू फाइंड करने का तरीका आपको बता दिया मैंने। ठीक है, VT कैसे फाइंड किया जाता है, तो CD यानी डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को फाइंड करने का तरीका dQ by dV यानी चेंज इन चार्ज विद चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, और अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो टाउ यानी मीन लाइफ टाइम, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इनटू करंट, फॉरवर्ड करंट अपॉन ईटा VT, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं टाउ IF अपॉन VF, दैट इज फॉरवर्ड करंट। यानी जितनी फॉरवर्ड करंट आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया है उसके थ्रू जितनी भी करंट फ्लो ही है उस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए और कंबाइन हुए, उसका मीन लाइफ टाइम कितना होगा, दैट शोज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल, बहुत फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, CD को कैपेसिटर का सिंबल आप जानते हो, डायोड एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का मतलब समझ में आ गया होगा। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस तब क्रिएट होता है जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पे, दैट इज रिवर्स बाइसिंग। अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे डायोड को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करके कर रहे थे। दूसरा कंडीशन, दूसरी तरीके से डायोड को जो कनेक्ट करते हैं, बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, व्हेन द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई टू द जंक्शन इन सच अ डायरेक्शन दैट पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज्ड। ठीक है, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या किया था कि P यानी P जंक्शन को, यानी P सेमीकंडक्टर को, P टाइप सेमीकंडक्टर को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था। रिवर्स बाइस में क्या करेंगे, P टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये देखिए डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। P टाइप का जो सेमीकंडक्टर है आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, और जो N टाइप का सेमीकंडक्टर होगा उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में जैसा करते हैं उसका जस्ट रिवर्स पार्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम है रिवर्स बाइसिंग। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, ये आप डेफिनेशन लिखी है, अच्छा तो डेफिनेशन जो लिखी है, जो रिवर्स बाइस में जब आप कनेक्ट कर देते हो तो डेफिनेशन उस बेसिस पे लिखी हुई है कि जब कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है व्हेन द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द जंक्शन इन सच अ डायरेक्शन द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज्ड। अब आप देखिए इंक्रीज कैसे हो रहा है। देखिए, जब आप P टाइप के सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, आपको पता है P टाइप के जो सेमीकंडक्टर होता है उस पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं, और होल पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव बैटरी नेगेटिव चार्ज दे रही है। और हमको ये पहले हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया गया है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो अपोजिट चार्जेस का फंडा है क्योंकि P पे पॉजिटिव चार्ज है और N पे नेगेटिव चार्ज है, और P साइड पे नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। तो होल क्या होगा, होल का जो डायरेक्शन होगा, अभी तक जो है N की साइड था, अब होल का जो डायरेक्शन है वो पलट जाएगा, वो किस तरफ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की साइड हो जाएगा।
ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल की साइड होगा, करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और सेम चीज आपकी एन साइड पे भी होगी, एन साइड पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो कनेक्टेड किससे है, पॉजिटिव बैटरी ऑफ सप्लाई से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव बैटरी ऑफ सप्लाई की तरफ होगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी की साइड पॉजिटिव टर्मिनल की साइड मूव करेंगे और होल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल साइड मूव करेंगे, तो जो आपका पोटेंशियल बैरियर या जो कह सकते हो कि जो आपका डिप्लेशन विड्थ था वो एक्सटेंड होने लगेगा, ठीक है, इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो जब ये कंडीशन होगी तो इस तरीके के कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स बायसिंग बोलेंगे, ठीक है। अब when जो मैंने आपको बताया, पीएन जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू द एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड, ये मैं आपको बता चुकी, ठीक है। तो जब इस तरीके से आप कनेक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। और इस कंडीशन में होता क्या है, आपका जो डिप्लेशन विड्थ है या डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज होना लगता है, ठीक है। अनबायस्ड जंक्शन आपका इस तरीके का होता था, कुछ जो बनाया है यहाँ पे लोअर, ये जो आपका ये दिखा रहा है दैट इज अ लोअर, ठीक है। और जो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है या अपर कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है, और जो बीच में आपका जो जंक्शन वाला होता है ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है। अब जब आप बैटरी को रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो छोड़ ही दीजिए, वैसे ही रहेगा, लेकिन जो अपर कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, यानी जो वीबी है, भाई देखिए मैंने आपको बताया था जब फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो रही है तो वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जो आपका बैरियर पोटेंशियल था वो भी रिड्यूस हो रहा है, बट यहाँ रिवर्स बायस में उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिप्लेशन विड्थ है या डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो रही है, तो जब डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो रही है तो बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो रिवर्स बायस बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, होल्स इन द पी रीजन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चीज आपकी इसमें लिखी हुई, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो जंक्शन से दूर जाने लगेंगे तो विड्थ बढ़ने लगेगी, और विड्थ बढ़ेगी तो बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा भाई, वहां पे विड्थ रिड्यूस हो रही थी तो बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा था, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा था, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था वो भी रिड्यूस हो रहा था, उसको क्योंकि फॉरवर्ड की कंडीशन में रेजिस्टेंस था तो उसको बोला था फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे भी जंक्शन का रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो जंक्शन का रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा, यानी बहुत हाई हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी थ्रू जंक्शन, जंक्शन के थ्रू कोई भी करंट फ्लो, आइडियली कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, बट क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं तो लीकेज करंट जरूर फ्लो होती है। एक टर्म बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज लीकेज करंट, तो लीकेज करंट इज अ करंट व्हिच फ्लोज थ्रू द माइनॉरिटी चार्ज, ठीक है। आइडियल कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत हाई होगा, तो उससे क्या होगा कि जो जंक्शन है वो जंक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा और विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर भी बढ़ जाएगी, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। वही चीज मैंने लिखी बताई है, हाउएवर अ वेरी स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द माइनॉरिटी कैरियर ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर whose order is माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर, मतलब माइक्रो 10⁻⁻6 के ऑर्डर की या 10⁻⁹ के ऑर्डर की फ्लो करेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ये बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। आई नॉट से इसको डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत पूछता है, व्हाट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, द करंट व्हिच फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर whose order is माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इफ द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज, भाई आपको रिवर्स जो बैटरी आपने ली है उसको इंक्रीज किया, रिवर्स डायरेक्शन में जो बैटरी लगाई हुई है उसको इंक्रीज किया कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीजेस, तो होगा क्या कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब क्या, तो माइनॉरिटी कैरियर कहाँ की बात कर रहे हो, देखो ये देखो पी टाइप था, इस पे मेजोरिटी पे ज्यादा अमाउंट में होल है, बट इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, होल्स के साथ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी में है और जो होल है वो मेजोरिटी में, ऐसे ही एन साइड पे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है और होल्स माइनॉरिटी,
तो जो लीकेज करंट फ्लो हो रही है वो माइनॉरिटी की वजह से फ्लो हो रही है, जिसको हम लोगों ने रिवर्स सैचुरेशन करंट का नाम दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लार्ज रिवर्स करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट किसके थ्रू फ्लो हो रही थी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के थ्रू। और हमने जैसे ही रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट का फ्लो भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो हमारा डायोड है या जो जंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड। इस कंडीशन को कि जब हमने रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया उससे क्या हुआ? उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज हो गए। सो लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट जंक्शन के थ्रू फ्लो होने लगी। उससे होगा क्या कि जो जंक्शन है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पर ही देखिए, हमारा जो जनरल डायोड जिसकी बात हम पी जंक्शन की बात कर रहे हैं, ये आपका एक नॉर्मल, एक कन्वेंशनल डायोड है। अभी क्या है कि इसमें हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसी कंडीशन को ध्यान रखते हुए आगे आप एक और डायोड पढ़ोगे जो कि रिवर्स बायस में काम करेगा। ठीक है, उसका स्पेसिफिक कंडीशन है दैट डायोड इज यूज्ड इन अ रिवर्स बायस कंडीशन। उस डायोड को हम लोग बोलेंगे जेनर डायोड, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यही हमने आपको बताया द रिवर्स ब्रेकडाउन, जिसको बोलते हैं जंक्शन ब्रेकडाउन, कॉजेज ड्यू टू टू प्रोसेस, दो वजह से, दो प्रोसेस से की तरह, दो तरीके से जो है आपका जो ये रिवर्स ब्रेकडाउन है वो होता है। जंक्शन का जो ब्रेकडाउन होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला तरीका होता है जेनर ब्रेकडाउन, इसी के नाम पर ही जेनर डायोड बनाया है। और दूसरा तरीका होता है एवलांचे ब्रेकडाउन या एवलांचे इफेक्ट। दो तरीके से होता है, वो डिपेंड करता है क्या हो रहा है। अभी देखिए क्या होता है। तो आप बात करते हैं जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो जब हम लोग पीएन जंक्शन में को जो है हैवी डोप्ड करते हैं, हैवी डोप्ड का मतलब देखिए मैंने डोपिंग के बारे में आपको बताया था कि जो पी टाइप है उस पे ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उस पे जो है पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल पीएन जंक्शन बनाते हैं तो उसमें जो डोपिंग का रेशियो रहता है वो क्या रहता है? वो 10:8, 10 की पावर 8:1 का रहता है। मतलब अगर 10 की पावर 8 जो है सिलिकॉन कैंडिडेट है तो उसमें एक आपका ट्राइवेलेंट एलिमेंट होगा, जिसको हम लोगों ने इम्प्योरिटी एलिमेंट के तौर पे बात की। ठीक है, ये होता है नॉर्मल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन किसी भी कन्वेंशनल डायोड के लिए, नॉर्मल डायोड के लिए। बट जब आप डायोड में कॉन्सेंट्रेशन का लेवल चेंज करते हो, कैसे चेंज करते हो? या तो डोपिंग को बढ़ाते हो या फिर डोपिंग को कम करते हो। मतलब कि अगर अभी तक हमारे पास केस था कि 10 की पावर 8:1 यानी 10 की पावर 8 अगर सिलिकॉन जो है एटम है तो एक आपका जो है ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एटम। लेकिन अगर अब हम कंडीशन ये करते हैं कि 10 की पावर 5:1, ठीक है, यानी 10 की पावर 5 को मतलब 1 लाख आपके सिलिकॉन एटम में एक जो है अदर ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एटम हो, यानी हमने डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हैवी डोप्ड कर दिया, यानी पी जंक्शन को हमने हैवी डोप्ड कर दिया। तो जो डिप्लेशन लेयर होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है, व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस। अब जब इस तरीके का जब सेमीकंडक्टर डायोड हमने बनाया, इस कंडीशन का ऐसा डायोड बनाया है जिसमें जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर दिया, हैवी डोप्ड कर दिया। और वो डोपिंग का लेवल क्या हो सकता है? 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5:1 का रेशियो हो सकता है। ठीक है, इस तरीके का अगर डायोड हमने बना रखा है और उसमें हमने जब रिवर्स वोल्टेज लगाया, यानी बैटरी को रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट किया, डायोड को रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट किया और हमने रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो डिप्लेशन विड्थ है वो वैसे भी बहुत नैरो है। अब हमने इसको फॉरवर्ड वाइज में करेंगे तो और रिड्यूस होगी, लेकिन यहाँ पे हमें फॉरवर्ड वाइज करना ही नहीं है, यहाँ तो हम रिवर्स वाइज की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जेनर ब्रेकडाउन का जिक्र करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने रिवर्स वोल्टेज में, रिवर्स कंडीशन में इस हेवीली डोप्ड डायोड को लगाया, ठीक है, कनेक्ट किया और रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया। तो क्या हुआ? जो जंक्शन है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। वहां पे भी इलेक्ट्रिक भाई वोल्टेज है, डिप्लेशन भाई
आपका डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस बिल्ट इन पोटेंशियल था, बिल्ट इन पोटेंशियल था तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, बट नॉर्मल में नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बट हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हैवी डोप्ड जंक्शन डायोड जंक्शन लिया है, मतलब डायोड लिया है और उसमें रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया है। अब रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जंक्शन के अक्रॉस बढ़ेगी। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, जो एटम है वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगे। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन की बात खत्म हो गई, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर गए, उनकी बात खत्म हो गई। अब बात आई जो इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस से कनेक्टेड थे या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है, वो ड्यू टू हाई या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये भी ब्रेक होने लगा। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या कि लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज करने लगेंगे, यानी एन में एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो इंक्रीज करने लगेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगी जंक्शन के थ्रू। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे जेनर इफेक्ट। देखिए मैंने क्या बोला कि जब हमने डायोड को रिवर्स वाइस में कनेक्ट किया तो उससे क्या हुआ, डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज करने लगी, डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज करने लगी तो बिल्ट इन पोटेंशियल इंक्रीज करने लगा, बिल्ट इन पोटेंशियल इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने लगी। ठीक है, उससे क्या हुआ, माइनॉरिटी कैरियर्स जो थे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वो मूव करने लगे जंक्शन से, और जैसे जैसे हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई और जंक्शन से माइनॉरिटी कैरियर्स जो है मूव करने लगे जंक्शन से, जंक्शन ब्रेक डाउन होने लगा, जबकि जंक्शन का विड्थ बहुत ज्यादा था, ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। अब ये भी दो तरीके से हुआ। तो पहला तरीका, अगर हमने हैवी डोप जंक्शन यूज किया है उसमें रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो गई, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो माइनॉरिटी कैरियर्स फ्री जो थे उसके अलावा भी माइनॉरिटी कैरियर्स जो है बढ़ने लगे, बनने लगे, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगे। तो उससे हुआ क्या, वो जो कोवेलेंट बॉन्ड थे ऑब्वियसली बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो, क्रिएट होने, अभी तक नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर्स एग्जिस्ट कर रहे थे वही फ्लो कर रहे थे, बट यहाँ पे इस कंडीशन में जहाँ पे हमने जो है हैवी डोप्ड जंक्शन लिया हुआ है उस कंडीशन में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो है माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हो रहा है, और जब माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हो रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं ड्यू टू हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड, तो क्या हुआ कि जंक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी और जंक्शन को तोड़ के ब्रेक करने लगे, यानी मूव करने लगे। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, इस वजह से जो ब्रेक डाउन हुआ उसको बोला जेनर ब्रेकडाउन, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं जेनर इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए। समझ में आ गया जेनर ब्रेकडाउन का मतलब, समझ में आ गया आपको? यस मैम। कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करते हैं एवलांचे इफेक्ट या एवलांचे ब्रेकडाउन की। ठीक है, जब हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बढ़ने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ब्रेकडाउन हुआ, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ब्रेकडाउन हुआ उसको हमने बोला जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ब्रेक होने लगे। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगे, तो लार्ज करंट फ्लो होने लगी, वजह से ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, जेनर ब्रेकडाउन। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हमारा अभी भी रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज किया, देखिए उस वहां पे एक कंडीशन और थी कि जो हमारा जंक्शन है वो हैवी डोप है। ठीक है, यहाँ देखिएगा एवलांचे ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं, भाई रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा तभी ब्रेकडाउन होगा। तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम एक्वायर कर लेते हैं, ये मैंने बताया ब्रेकडाउन की कंडीशन ही होती है। ये जो कैरियर्स हैं ये जब इनमें क्या हुआ, इनमें एनर्जी ज्यादा मिली इनको, तो इनका क्या हुआ, ये आपस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जब काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये हाई काइनेटिक एनर्जी से मूव करे तो कहीं और दूसरा ये रैंडम मोशन करते हैं,
तो ये आपस में क्या करने लगे, कोलाइड करने लगे, ठीक है, भिड़ने लगे, कोलाइड करने लगे विद द एटम, एटम के दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करने लगे ये चार्जेस, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। देखिए जेनर में क्या था, जेनर में हमने डोपिंग हाई की थी, यहाँ पे डोपिंग, स्ट्रॉन्ग डोपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ नॉर्मल जंक्शन की बात कर रहे हैं। जेनर में डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, एवलांचे में डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाया है, जनरल नॉर्मल कन्वेंशनल डायोड की बात जनरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने क्या किया, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी या मोमेंटम आया, तो वो आपस में दूसरे एटम्स के थ्रू कोलाइड करने लगे, तो उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगे, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, तो ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए ये भी एनर्जी पिक करेंगे फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी चार्ज कैरियर जनरेशन मल्टीपल अमाउंट में होने लगेगा। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा जब आप लोगों को वो पढ़ाया गया होगा, क्या नाम है, इंटर में क्या नाम, क्या बोलते, यूरेनियम का स्ट्रक्चर बताया गया होगा कि यूरेनियम जब उस पे जब हम लोग न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, अगर याद हो, तो वहां पे फिर वो जो यूरेनियम से टकराता है तो वो क्या करता है, अब 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें 3 न्यूट्रॉन्स भी जनरेट हो लेते हैं, और वो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स फर्दर एटम्स पे जाके टकराते हैं, तो मल्टीपल जनरेशन शुरू हो जाती है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या किया है, वोल्टेज को इंक्रीज किया, लेकिन यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज नहीं किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया हुआ है, केवल कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है, जंक्शन कन्वेंशनल डायोड ही यूज किया है, जेनर में हाई कॉन्सेंट्रेशन पीएन जंक्शन डायोड यूज किया है, ठीक है, ये अंतर है दोनों। तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो माइनॉरिटी कैरियर से या जो एटम्स थे वो आपस में कोलाइड करने लगे, वो आपस में कोलाइड का मतलब वो दूसरे एटम को पे जाके कोलाइड करने लगे, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं एक्चुअली ये मल्टीपल अमाउंट में, इसको बोलते हैं कैरियर मल्टीप्लिकेशन, कैरियर मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीपल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि रिवर्स करंट इंक्रीज हो गई, रिवर्स सैचुरेशन करंट, भाई माइनॉरिटी कैरियर की बात हो रही है, मेजॉरिटी तो ऑब्वियसली बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तो जो डिप्लेशन विड्थ है उसको इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट की वजह से हो रहा है, तो रिवर्स करंट इंक्रीज करने लगी रैपिडली। तो इस प्रोसेस को बोला एवलांचे मल्टीप्लिकेशन या एवलांचे इफेक्ट या एवलांचे ब्रेकडाउन। दो चीजें हैं, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। जो आपका क्या बना है, जेनर ब्रेकडाउन था, वहां पे पहली चीज थी कि जो पीएन जंक्शन था वो हैवीली डोप्ड था, ठीक है, तो उसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर थी वो बहुत नैरो थी, तो वहां पर जो ब्रेकडाउन हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जब हमने स्ट्रॉन्ग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुई, बढ़ी, उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए थे, ठीक है। तो जो उसकी वजह से आपका रिवर्स ब्रेकडाउन हुआ था, बट एवलांचे में आपका नॉर्मल कन्वेंशनल डायोड यूज किया, बट कन्वेंशनल और लेकिन वोल्टेज को यहाँ पे भी इंक्रीज किया हुआ है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स ने अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो एक्वायर करी, उसकी वजह से जो दूसरे एटम्स हैं अगल बगल के वो एटम्स पे जाके वो कोलाइड करने लगे, और वहां पे उसके कोवेलेंट, उन एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने लगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर मल्टीपल अमाउंट में जनरेट होने लगे, और जब मल्टीपल अमाउंट में जनरेट होने लगे तो उससे क्या हुआ, वो फिर फर्दर एटम्स पे जाके एनर्जी एक्वायर करके फर्दर एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने लगे, यानी नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ने लगे, और उसकी वजह से रिवर्स करंट इंक्रीज होने लगी, रैपिडली बढ़ने लगी, और उस वजह से हमारा जो जंक्शन है वो ब्रेक हो गया। तो इस तरीके के जंक्शन ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, या इसका दूसरा नाम होता है एवलांचे मल्टीप्लिकेशन, या बोलते हैं एवलांचे इफेक्ट, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, मतलब आउटेड क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना।